अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट किया था और लेक्चर पार्ट 1 में हमने इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरह से ये ऑपरेट करता है, इसको हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने आई पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था और उनकी आई पॉजिटिव ऑर्डर एंड आई नेगेटिव ऑर्डर को डिस्कस किया था। आज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट 3 कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट 3 में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। अब बेसिकली आपको इसमें से ये अप्लाइड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो अप्लाइड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे। तो फर्स्ट है कि हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। सेकेंड है हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को डिटरमिन कर सकते हैं। थर्ड है हम बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को डिटरमिन कर सकते हैं। फोर्थ है हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन जो है इसको डिटरमिन कर सकते हैं। कार्ब केटाइन क्या होता है, जब भी किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम कार्ब केटाइन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम कार्ब एनाइन कहते हैं। इसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स को डिटरमिन कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स का आपको पता है, जब भी कोई सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और लास्ट है कि हम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी डिटरमिन जो है कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन हम एप्लीकेशंस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स की जब हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे तो हम क्या करते थे, हम कहते थे कि सपोज कि एक स्पीशी है HA, इसकी जब डिसोसिएशन होती है तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन ये क्या करती है, ये प्रोटॉन आयन देती है और साथ में ए नेगेटिव आयन देती है। अब जितना कोई एसिड इजीली ये प्रोटॉन डोनेट करता है उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, मीन्स उतना ही वो एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है। और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये जो स्पीशी प्रोड्यूस होती है इसको हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही हमारा एसिड क्या है, स्ट्रांग होता है। फर्स्ट हमने क्या कहा था कि जितना कोई एसिड इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है उतना ही वो स्ट्रांग होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जितना ये जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस हुआ है, जितना ये प्रोड्यूस होने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही हमारा जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक इक्वेशन, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो अब हमने किसको डिटरमिन करना है, हमने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिटरमिन करना है। तो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा कौन सा एसिड है, ये हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब इसमें क्या होगा, दो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी, एक H पॉजिटिव आयन इसने डोनेट कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल गया, तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड स्पीशी हमारे पास ये प्रोड्यूस होती है RCOO नेगेटिव। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एसिड कहलाता है। और ये जो स्पीशी प्रोड्यूस हो रही है ये क्या कहलाती है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो जितना ये बेस स्टेबल होगा, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही एसिड की स्ट्रेंथ क्या है वो ज़्यादा होगी। तो हमने ये इक्वेशन डिवेल्प कर ली। अब यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द मोर एसिडिक, कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी पढ़ लिए, आपने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स भी पढ़ लिए। तो अब इसमें आप इसका एसिडिक ऑर्डर बनाएंगे, सेम लाइक आप इनकी डिसोसिएशन करवाएंगे, हर
एसिड में से ये प्रोटॉन निकलता जाएगा, यहाँ से ये प्रोटॉन, यहाँ से ये प्रोटॉन, यहाँ से ये प्रोटॉन, यहाँ से ये प्रोटॉन। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो हमारे पास एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होता जाएगा, साथ में एक ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस होता जाएगा। अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है कि जितना अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप्स का आपको इफेक्ट पता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, उतना ही क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाते हैं तो हाइड्रोजन शोज नो इफेक्ट, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम रहेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे हम इस R की जगह ये CH3 लगा देते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है अल्काइल ग्रुप, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। फर्दर यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास आएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। अगर ये स्टेबल नहीं रहेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है वो वीक होती जाएगी। सेकंड में देखें तो सेकंड में क्या है, दो का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मजीद इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजीद इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में देखें कि वही चीज आ रही है, इसमें आप चाहे इसको CH2 डबल कर लें, 3 कर लें। अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स आ गए तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स होंगे, तो इसमें भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो और ज्यादा करीब है, तो इस केस में क्या होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो मजीद करीब है कि ये हमारी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये हमारी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे भी ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो हम इसका जब ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, तो ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। अब यहाँ पे क्या है, तीनों 3 लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली इसके क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली इस ग्रुप के ज्यादा होगी। यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा, यहाँ पे मैं करती हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितना कम होगा, या इसको हम यूं कह लें नेगेटिव चार्ज जो है वो जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एसिड है या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है वो उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी और उतना ही एसिडिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे ख्याल से ऊपर से नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एक ये रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जितना किसी भी ग्रुप में मॉलिक्यूल में आई नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना ही ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट पे बेस पे नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को वो विथड्रॉ कर लेगा, तो उतना ही इस कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज इस कॉन्जुगेट बेस पे कम होता है, मींस जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उतना ही वो चीज क्या होती है, मोर स्टेबल हो जाती है, और जितनी वो स्टेबल होगी उतनी ही वो क्या होगी, मोर एसिडिक होगी। तो नेगेटिव चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मींस ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टैटिक रहे, रुका रहे, तो उस केस में क्या होता है
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो वहाँ पे वो एनर्जी उसकी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो फिर एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो हमने ये दो रिलेशनशिप मैंने बना दिए हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, अगर यहाँ पे आर की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ये इस कॉन्जुगेट बेस में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये चार्ज जो है ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो चार्ज है ये पूरे का पूरे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो जितनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगी, हमने पहले ही कहा, उतना ही हमारा एसिड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड रिलेशनशिप क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही क्या है, मतलब यहाँ पे अगर हमने अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए, मिथाइल है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये फर्दर इस ऑक्सीजन को देगा, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, मींस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो डिक्रीज करेगी, और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो डिक्रीज करती है तो हमारा एसिड क्या होगा, वो वीक होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख के इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एसिडिटी को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंट एसिड्स दिए गए हैं, आपने इनका एसिडिक ऑर्डर बताना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ को अपने माइंड में याद रखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आई पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव इफेक्ट जो है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी शो करता है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इसके बाद क्लोरीन की है, इसके बाद ब्रोमीन की है, इसके बाद आयोडीन की है। प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट शो नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल अटैच है, तो मिथाइल जो है ये आई पॉजिटिव ऑर्डर में फॉल करता है, मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। ये जितने पहले चारों एसिड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, ये फॉर्मिक एसिड कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, और एसिटिक एसिड जो है इसमें मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। हम इसको यहाँ पे लिख के देते हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, ये क्या है, नो इफेक्ट शो करता है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये ऊपर वाले सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। अब इनका ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपली जितना आई नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या है वो ज़्यादा होगी, और उतनी ही वो चीज़ क्या होगी, मोर एसिडिक होगी। तो हम इजीली यहाँ पे ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, फ्लोरीन का ज़्यादा आई नेगेटिव इफेक्ट है तो ये मोर एसिडिक होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जितना आई पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। जितना ये इंक्रीज करेगा उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो कम हो जाएगी, और उससे जो हमारा एसिड है वो वीक होगा। तो सबसे वीक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस पे नॉलेज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें फर्स्ट है ए ऑप्शन है नाइट्रो एसिटिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ये H2 नहीं आएगा, विनाइल ग्रुप अटैच है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है, और इसके बाद फ्लोरो एसिटिक एसिड है, और साथ में लास्ट पे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है। तो इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि नाइट्रो ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। नाइट्रो को देख लें, ये डबल बॉन्ड अल्कीन ग्रुप को देख लें, हैलोजेंस को देख लें, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हम बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं, तो हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करता, तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया कि सबसे वीक एसिड क्या होगा, वो फॉर्मिक एसिड होगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। तो ये तो कंफर्म है कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सबसे वीक होगा। अब बाकी तीनों में से करें तो बाकी तीनों में से अगर आपको याद हो तो नाइट्रो ग्रुप की प्रायोरिटी जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो नाइट्रो ग्रुप का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फ्लोरो ग्रुप का आता है और उसके बाद ये डबल बॉन्ड्स जितने ग्रुप हैं उनका आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर आता है वो ए की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद सी की एसिडिटी होगी, इसके बाद बी की होगी और लास्ट पे डी की होगी। तो ये हम एक सेकंड क्वेश्चन को हमने किया जस्ट अकॉर्डिंग टू आई नेगेटिव इफेक्ट, तो हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ट्रैवल करता है और किस तरह से ये खत्म या मिनिमाइज हो जाता है। एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये तीन ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं और इसमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मोर एसिडिक है। अब पहले तो आपने ये देखना है कि इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट कौन से, कि कौन सा ग्रुप इनके साथ अटैच्ड है। तो एसिटिक एसिड की बात करें तो मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये आई पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट दोनों में क्लोरीन है, तो क्लोरो कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये आई नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि जितना आई पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही वो एसिड क्या है, वीक होगा। तो ए ऑप्शन तो सबसे वीक होगा, तो इसको हमने लास्ट में लिख लिया। अब इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स ज़्यादा लगे होंगे उतना ही वो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जितने आई नेगेटिव ग्रुप्स, मोर आई नेगेटिव ग्रुप्स मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें देखें, इसमें भी एक ग्रुप है, इसमें भी एक ग्रुप है, तो इसकी बेस पे तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम क्या देखते हैं, ये हमारी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है और इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड अल्फा कार्बन है। तो बी ऑप्शन में हमारे पास अल्फा कार्बन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है। जबकि इसी ऑप्शन में देखें तो ये हमारी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो इसमें हमारे पास बीटा ग्रुप पे क्लोरो ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ट्रैवल करता है विद डिस्टेंस, ट्रैवल करता है एंड विद डिस्टेंस इट डिक्रीजेज, और डिक्रीज होते होते ये क्या हो जाता है कि मिनिमाइज हो जाता है। तो जब ये सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है तो इसमें क्या होगा, इसमें आई नेगेटिव इफेक्ट इतना नहीं होगा जितना कि बी में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ऑर्डर बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसके बाद सी होगा और लास्ट पे क्या है, ये हमारा एसिटिक एसिड होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो हमारे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हुए कर सकते हैं। जस्ट आपको ये की पॉइंट्स और प्रायोरिटी ऑर्डर याद हैं तो इसमें आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल सेम लाइक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक एग्जांपल हम इसकी करते हैं, तो इसके बाद हम बेसिसिटी ऑफ एमाइंस पे चलते हैं। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम अल्कोहल्स ले लेंगे, बाकी रिएक्शन सेम वैसे कि प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा और एल्कोक्सी आयन प्रोड्यूस होगा। जितना ये आयन स्टेबल होगा उतना ही हमारा एसिड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। यही प्रायोरिटी सीक्वेंस को हम याद रखेंगे। अब इसमें से जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एग्जांपल की थी, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप से अटैच है। तो इन सब में देखें आप, अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप्स का क्या होता है, आई पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो जितना आई पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा इस आयन पे उतनी ही स्टेबिलिटी क्या है, वो कम हो जाती है और उतना ही क्या होता है, हमारा जो एसिड है वो वीक हो जाएगा। तो ऑर्डर अगर हम निकालना चाहें, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और लास्ट पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हमने की। अब एक हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें से मोर एसिडिक कौन सा है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, दोनों में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उतनी वो स्पीशी क्या है, स्टेबल हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोनों में सेम विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। सेकंड हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे बीटा कार्बन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, अल्फा कार्बन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है। तो हमने कहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ट्रैवल करता है एंड विद डिस्टेंस इट डिक्रीजेस और मिनिमाइजेस अप टू 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या है,
सेकंड पे है तो डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट तो करेगा लेकिन ये डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड कार्बन पे ये अटैच है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मोर एसिडिक कंसिडर करेंगे, इसको हम लेस एसिडिक कंसिडर करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पहले दोनों पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, विच इज द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। तो यहाँ पे हम बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को डिस्कस करते हैं। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ लोन पेयर। अब लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज जो है वो एसिड कहलाती है। बेस की हम डेफिनेशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज जो है वो बेस कहलाती है। तो बेसिसिटी ऑफ एमाइंस के अकॉर्डिंग हम बेसिसिटी को इस बेस पर डिफाइन करेंगे कि वो स्पीशी जो लोन पेयर दे सकती है, इजीली दे सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ अ लोन पेयर इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। तो इस केस में हम ये ऑर्डर जो की पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना आई पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है मीन्स उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पे हम इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, और जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उतनी ही बेसिसिटी क्या है वो ज़्यादा होगी। इसके रिवर्स हम देखें तो जितने आई नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होंगे, उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम होगी उतनी ही अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, और जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है उतनी ही बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब हम एक क्वेश्चन की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये अमोनिया है, ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये टर्शियरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन, ये टर्शियरी एमाइन। हमने देखना है कि विच वन इज द मोर बेसिक। तो इसमें देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही तीनों साइड्स पे क्या है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो हाइड्रोजन शोज नो इफेक्ट। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के दो साइड पे तो हाइड्रोजन एटम अटैच है, लेकिन वन साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा बेसिसिटी क्या है उतनी इंक्रीज करेगी। इसमें देखें तो 2 है तो बेसिसिटी मजीद इंक्रीज करेगी। इसमें देखें 3 है तो तीनों अल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ये इस तरह से नहीं आएगा, ये यहाँ पे इस तरह आएगा CH3, यहाँ भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे CH3। तो इस केस में देखें टर्शियरी एमाइन में तीनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अ लोन पेयर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, ये उससे कम, ये उससे कम, और अमोनिया जो है वो सबसे कम। तो यहाँ पे हमने ये बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को डिस्कस किया। एक और इफेक्ट यहाँ पे आता है सॉल्वेशन इफेक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टीरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं तक देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को। सॉल्वेशन इफेक्ट को हम आफ्टर स्टडिंग स्टीरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन को डिस्कस करते हैं। कार्ब केटाइन क्या होता है, ऐसी कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कार्ब केटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा प्राइमरी कार्ब केटाइन, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जितना चार्ज कम होगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच है तो हाइड्रोजन शो नो इफेक्ट। अगर यहाँ पे आए तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज की जो है ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, चार्ज मजीद कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मजीद कम हो जाएगा। तो ऑर्डर हमारे पास इस तरह से आएगा कि टर्शियरी कार्ब केटाइन मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्ब केटाइन, देन प्राइमरी कार्ब केटाइन, और लास्ट पे क्या होगा, जो मिथाइल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन जो है उसको कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब केटाइन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन में क्या है, ऐसी कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे हम कार्ब एनाइन की बात करेंगे।
कार्ब एनाइन। तो इस कार्ब एनाइन में क्या है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। पॉजिटिव के केस में क्या है, जितना चार्ज कम होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, जितना चार्ज ज्यादा हो जाता है उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। अब यहाँ पे देखिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इस केस में देखेंगे हमारा प्राइमरी कार्ब केटाइन है, ये सेकेंडरी कार्ब केटाइन है, ये टर्शियरी कार्ब केटाइन है। तो यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज उतना ही रहेगा। इस केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे दो आ गए, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मजीद इंक्रीज कर जाएगा। इसमें तीन अल्काइल ग्रुप्स आ गए, तीनों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे मजीद नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उतनी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास ऑर्डर कुछ इस तरह का आता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है ये बिल्कुल हम उसी तरह से डिटरमिन करते हैं जैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन को डिटरमिन करते हैं। सेम पैटर्न है कि जितना जो है चार्ज होगा फ्री रेडिकल होगा उसका बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे हम कार्ब केटाइन को करते हैं। तो इसमें आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ से हम बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना आई नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है वो कम होती है। ये आई नेगेटिव ग्रुप क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और ये मिथाइल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वो सबसे कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो ऑर्डर हमारे पास क्या निकलेगा, ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी एंड इसके बाद डी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ए में हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जितना आई नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या है या बॉन्ड एंथैल्पी क्या है वो कम होगी। तो इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तमाम एप्लीकेशंस हमने कर ली हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे।